इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्णमाला चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट इसमें करेंगे कि वर्णमाला क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। और वर्णमाला चैप्टर को हम इतने कम शब्दों में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा, कि कम शब्दों में हम पूरे वर्णमाला को कंप्लीट कर जाएंगे। इसमें कुछ भी हमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को ही इसमें पढ़ना है बिल्कुल अच्छे से। तो पूरे चैप्टर को बिल्कुल बढ़िया से पढ़ेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको वर्णमाला की कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, देखो समझते हैं बिल्कुल अच्छे से। जैसे कि हम बात करें वर्णमाला, ठीक है, तो वर्णमाला जैसे कि आप जानते ही हैं कि वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बनी है, वर्ण प्लस माला, जो क्या हो, एक वर्णों की माला हो। अब वर्णों की कैसी माला हो, जो क्रमबद्ध लगी हुई हो, जैसे कि ए के बाद आ, इस तरह से ई, फिर बड़ी ई, इस तरह की जो माला बनी हुई होगी वही क्या होती है, वर्णमाला होती है। अगर हम बात करें कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो वो हम वर्ण समूह कहते हैं, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। और ये कई बार, बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ध्वनि होती है। अगर पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, ठीक है, ये अगर मौखिक पूछेगा तब भी क्या होती है, ध्वनि होती है, और लिखित पूछेगा तब क्या बन जाती है, वर्ण हमारी बन जाती है, क्योंकि वर्ण को हम लिखते हैं इस तरह से, जैसे कि हो गया वर्ण। अगर हम ध्वनि की हम बात करें तो ध्वनि में ऐसे बोलेंगे ए, फिर आ, ये सब क्या है, ये ध्वनि मतलब बोल रहे हैं। अगर हमने इसे लिख दिया तो समझ लो ये वर्ण हो गया, है ना। तो इस तरह से ये होता है। लिखित इकाई क्या होती है, वर्ण होती है, और मौखिक इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। या खाली इकाई भी पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो तब आपको ध्वनि ही लगाना है, वर्ण पे नहीं जाना है। जब पूछेगा भाषा की लिखित इकाई तब आपको वर्ण लगाना है। अब देखो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं हम वर्णमाला। अब आगे, अब वर्णों के समूह को देखो, व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित मतलब कि ए के बाद आ बड़ा आएगा, फिर बड़ा आ के बाद छोटी ई, तो ये देखो एक क्रम हो गया कि इस क्रम में ही चलेगा, तो तब तो हम कहेंगे उसे वर्णमाला। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होगा कि भैया ए के बाद कुछ भी आ गया, कै आ गया, फिर जो है रे आ गया, फिर ले आ गया, तो इसमें देखो कोई भी क्रम नहीं होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो तब उसे हम कहेंगे वर्ण समूह। तो ये बहुत बार एग्जाम में बना भी है क्वेश्चन कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं, और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो वर्ण समूह हम कहते हैं। आगे देखते हैं, अब आगे चलते हैं। अब देखो वर्णमाला, देखो वर्णमाला दो भागों में विभक्त हो जाती है। देखो वर्णमाला में अगर टोटल अक्षर की हम बात करें तो कितने होते हैं, 52 हमारे होते हैं। ठीक है, टोटल अक्षर कितने होते हैं, तो 52 हमारे होते हैं। आगे हम बात करें कि वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक तो हमारा स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन देखो, जैसे कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिन्हें बोलने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। ध्यान रखेंगे, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएंगे तो वो हमारे होते हैं स्वर, और जो स्वतंत्र रूप से नहीं, मतलब कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं व्यंजन, हम कहते हैं। जैसे कि बात करें ए, आ, ई, ये सब मात्राएं होती हैं, ए, आ, ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटी ई, इस तरह से। ठीक है, ऊ, ये टोटल कितने हो जाते हैं हमारे, 13 हमारे हो जाते हैं। तो ये हमारे स्वर होते हैं, और बाकी जो बच्चे हमारे क्या बन जाते हैं, व्यंजन हमारे बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे आगे, अब आगे चलते हैं। देखो स्वर, अगर स्वरों की कुल संख्या की हम बात करें, जब कुल संख्या पूछेगा, स्वरों की कुल संख्या पूछेगा, तो कुल संख्या होती है 13। अब हम बात करेंगे सिर्फ स्वर की, स्वर के बारे में ही इसमें हम पूरी वीडियो में कंप्लीट करेंगे स्वर को। व्यंजन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो स्वर कितने होते हैं, 13। अब कौन कौन से, ए, आ, ई, बड़ी ई, वो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर इसके बाद री, ए, ओ, औ, अंग, अंगा। ठीक है, तो ये हमारा होते हैं टोटल स्वर 13। ठीक है, तो ये आपने देख भी लिए होंगे, ये इस तरह से लिखे हुए हैं। अब आगे हम बात करें कि स्वरों की सहायता से जो बोले, जो स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। अगर स्वरों की संख्या पूछेगा, कुल संख्या पूछेगा, तब आपको लगाना है 13। अगर स्वरों की संख्या पूछेगा, खाली पूछेगा स्वरों की संख्या, जब कुल शब्द नहीं लगा हुआ होगा, तो तब बोलेगा सिर्फ स्वरों की संख्या, तो आपको लगाने हैं 11। कितने लगाने हैं, 11। तो इसमें से हमारी जो अंगा होता है
और आहा होता है, ये हमारा हट जाता है। बाकी इसे हटा के जो हमारे बाकी बचे 11 हमारे बच जाते हैं। आ ई उ ऊ री ए औ औ। ठीक है, तो ये हमारे बच जाते हैं। देखो ये दो क्या हो जाते हैं, ये दो होते हैं हमारे आयोगवाह। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये हमारे हिंदी भाषा से नहीं है, बाहर से लिए गए वर्ण हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे कितने संख्या, स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है 11, और बाकी दो आयोगवाह हमारे क्या हैं, हट जाते हैं। तो टोटल कुल संख्या कितनी हो जाती है 13, और स्वरों की संख्या पूछेगा तो खाली 11। ठीक है, और जब कुल लगा दिया तो हमारे बन जाएंगे कितने 13। अब आगे देखते हैं हम। अब दो होते हैं आयोगवाह। अगर आयोगवाह स्वर पूछ लेगा कि आयोगवाह स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आपको बता देना ये दो क्या होते हैं, हमारे आयोगवाह स्वर होते हैं। अगर बात करें हिंदी वर्णमाला में मात्राएं कितनी होती हैं, तो देखो मात्राओं का भी आपको ध्यान रखना है। देखो ए की कोई भी मात्रा नहीं होती है, तो टोटल मतलब स्वर कितने हो गए 11 हो गए। अब ए की तो कोई मात्रा होती नहीं है, तो बाकी 1 माइनस कर दो तो कितने बचे जिगल टू 10 हमारा बच जाता है। तो 10 की हमारी मात्राएं होती हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 10 मात्राएं होती हैं। अगर पूछेगा स्वर कितने होते हैं तो 11 होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं तो 13 होते हैं। अगर पूछेगा मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं तो वो हमारे 10 होते हैं, क्योंकि ए की कोई भी मात्रा नहीं होती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें, देखो इस तरह से ये मात्रा लिखी हुई है। तो जो जैसे कि आ की मात्रा आ का डंडा होता है, छोटी ई की मात्रा इस तरह से होती है, बड़ी ई की मात्रा इस तरह का इस तरीके से होती है, और ऊ की, छोटे ऊ की मात्रा ऐसी होती है, बड़े ऊ की इस प्रकार से होती है, तो रीच इस तरह से होती है। तो ये देखो आप मात्राएं देख सकते हैं, है ना। तो अब इसके बाद हम बात करें, देखो यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि छोटे ए की कोई मात्रा नहीं होती है। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बन गया कि किस स्वर की मात्रा नहीं होती है, तो छोटे ए की नहीं होती है। फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं स्वरों के प्रकार पर, कि स्वरों के प्रकार देखो विशेष रूप से इस तरह से हम नहीं कह सकते कि स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, लेकिन हम धीरे धीरे करके हम पढ़ते हैं, उच्चारण के आधार पर, हर चीज़ के आधार पर हम स्वरों के पढ़ेंगे। तो देखो स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। तो स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, दो होते हैं, एक मूल स्वर और एक होते हैं हमारे संधि स्वर। ठीक है, जिसे हम व्युत्पन्न स्वर भी कहते हैं। अब बात करते हैं, दोनों को हम समझते हैं अच्छे से। अगर आपका क्वेश्चन बन गया कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 4, और संधि स्वर की, जिसे हम क्या कहते हैं व्युत्पन्न स्वर भी कहते हैं, इनकी संख्या होती है 7। देखो 4 आपको पता है, तो बाकी जो बचे हमारे क्या हो गए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि 11 स्वर होते हैं। देखो 4 तो हमारे मूल स्वर हो गए, तो बाकी जो बचे हमारे क्या बचे, संधि स्वर हमारे 7 हमारे बच गए। ठीक है, 7 4 11। अब देखो इसके बाद छोटा ए, देखो इसमें सब क्या है, छोटे छोटे आ जाएंगे, है ना, और री से ऋषि। तो छोटा ए, छोटी ई, ऊ, ये क्या हो जाएगा हमारा, और री से ऋषि, है ना। तो ये हमारे 4 क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं, और बाकी जो इन्हें छोड़ के बचे वो क्या होते हैं, हमारे संधि स्वर होते हैं या व्युत्पन्न स्वर होते हैं। अब बात करते हैं आगे हम, तो आगे देखते हैं संधि स्वर, कि संधि स्वर को हम कितने भागों में बांटते हैं। तो संधि स्वर को हम 2 भागों में बांटते हैं, जैसे संधि स्वर या व्युत्पन्न स्वर। तो सजातीय स्वर या सवर्ण या फिर समान स्वर भी हम कहते हैं, या सैबड़ भी हम कहते हैं। ठीक है, सैबड़, या देखो इसका दूसरा भाग होता है विजातीय स्वर या फिर असवर्ण, असवर्ण, मतलब कि एक समान नहीं होते हैं, ए या असमान स्वर। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्हें बांटते हैं। तो इनकी जो संख्या होती है वो सजातियों की कितनी होती है संख्या, तो वो हमारी 3 संख्या होती है, कि ये 3 होते हैं। अब 3 कौन कौन से होते हैं, तो देखो ये बड़ा आ, छोटी ई और ऊ। अब ये किस किस से मिलकर बने होते हैं, तो छोटा आ छोटे आ से मिलकर बना होता है बड़ा आ, छोटी ई से छोटी ई से मिलकर बनी होती है बड़ी ई, छोटे ऊ से छोटे ऊ से मिलकर बना होता है बड़ा ऊ। अब इसके अलावा जो हमारे 4 हैं वो क्या होते हैं, हमारे विजातीय स्वर होते हैं। अब 4 कौन कौन से होते हैं, तो उन्हें भी हम समझते हैं। देखो ये होता है छोटे ए, फिर ए, फिर औ, औ। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे 4 होते हैं क्या, विजातीय स्वर। अब देखो इसकी हम बात करें कि ये किससे मिलकर बना होता है, तो देखो छोटे ए जो छोटी ई से मिलकर बना होता है, ये छोटे ए और आई से मिलकर बना होता है, और छोटे ए और छोटे ऊ से मिलकर बना होता है, और ए और ओ से मिलकर बना होता है ओ। ठीक है,
अब इसमें हम बात करें तो देखो यहाँ पे ये नोट में है, लेकिन ये आप यहीं समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें ये जो हमारे दोनों हैं, जो ऐ है और ये वाला जो है, ये दोनों हमारे किसके उदाहरण हैं? तो वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। और बाकी के दो जो बचे वो किसके हैं? तो गुण संधि के उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं हम। देखो ये जो दोनों हैं, ठीक है, ये दोनों हमारे, ये सभी क्या हैं? ये जो तीनों के तीनों हैं हमारे क्या हैं? ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, मतलब कि बड़ी, क्योंकि देखो इसमें सब बड़ा आया है तो ये दीर्घ संधि के क्या हैं? हमारे उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हम आगे देखते हैं हम। अब बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में हमारा बांटा गया है। ठीक है, तो कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। देखो इन्हें कहते हैं एक मात्रिक स्वर, और दीर्घ स्वर को कहते हैं द्विमात्रिक स्वर, और इन्हें कहते हैं प्लुप्त स्वर को कहते हैं त्रिमात्रिक स्वर। अब बात करते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व मतलब कि सबसे कम समय लगता हो जिनमें क्या है? सबसे कम समय लगता है, उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ मतलब कि जिन्हें ह्रस्व स्वर से बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, उन्हें बोलते हैं दीर्घ स्वर। जैसे कि यहाँ इसमें सब क्या आ जाएंगे? छोटा ए, ई, ऊ, और इसमें आ जाएंगे बड़े। ठीक है, इसमें क्या आ जाएंगे? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। इसमें आता है प्लुप्त में, जिसमें क्या हो? इन दोनों से भी अधिक समय लगता हो, उसे कहते हैं प्लुप्त। जैसे कि राम, जैसे कि खींच के बोलते हैं ओम, किधर जा रहे, इस तरह से बोलते हैं ना तेज आवाज करके। तो इसमें देखो, इसमें हम खींच के बोलते हैं शब्दों को, जैसे कि ओम, राम, राधा, इस तरह से। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? हम खींच के बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं प्लुप्त स्वर। अब ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं, ये 3 होते हैं। ये इनकी मतलब इस प्रकार से हम कह नहीं सकते कितने होते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जिन्हें इससे ज़्यादा समय लगे, जैसे कि छोटे वाले आ जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे? हमारे दीर्घ संधि में बड़े वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से समझ लेना है। आगे की हम बात करते हैं जीवा के आधार पर, मतलब कि जीव के आधार पर। जीव के आधार पर जिसमें हमारी जीभ का जो है रोल रहता है, वो हम हमारे कितने होते हैं। अब बात करते हैं। देखो जीभ से 3 भागों में बांट देते हैं, जिसे हम कहते हैं नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य, मतलब जीभ का अगला भाग, और जीभ का मध्य वाला भाग, और जीभ का पीछे वाला भाग, मतलब कि पश्च वाला भाग। अब बात करते हैं अग्र स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से? आप इन्हें बोल के देखो इनमें क्या होगा? जीभ का आगे वाला भाग ही काम करेगा, जैसे ई, ऐ। ठीक है, तो इसमें क्या है? जीभ का आगे वाला भाग ही काम करता है। अब मध्य स्वर की हम बात करें, सिर्फ एक ही होता है, छोटा ए। बोलो इसे ए, तो देखो इसमें बीच का वाला ही भाग आपका काम करेगा। अब बात करते हैं पश्च स्वर, जैसे कि बड़ा आ। देखो इसमें क्या होगा? आपका मुंह खुलेगा और अंदर से क्या है? आवाज आएगी पीछे वाले भाग से, आ, फिर ऊ, औ, री और औ। ठीक है, तो इसमें क्या है? आपकी एक मात्रा लग जाएगी, है ना। तो इस तरह से बड़ा आ भी इसी में आएगा। तो बात करते हैं अग्र स्वर की संख्या, जो संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। मध्य स्वर 1 ही होता है, और पश्च स्वर कितना हो जाता है हमारा? तो 6 हमारे हो जाते हैं, और टोटल मिला के हमारे कितने हो जाएंगे? 11 स्वर हमारे हो जाएंगे। ठीक है, टोटल मिला के हमारे 11 स्वर हो जाते हैं। अगर हम बात करें ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें क्या है? देखो ओष्ठ का 2 ही काम होते हैं, या तो व्रत बनेगा या व्रत नहीं बनेगा। तो व्रत मुखी स्वर कहते हैं नंबर 1, जो जिनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और बाकी जो बचे, अगर आपको व्रतमुखी पता है तो आप अव्रतमुखी आसानी से पता कर सकते हैं। अगर व्रतमुखी की संख्या आपको पता है 4 है, तो बाकी 11 में से हटा दो, तो 4 हटा दे, बाकी के कितने बचे? तो बाकी के हमारे 7 बच गए। इसका मतलब अव्रतमुखियों की संख्या की कितनी है? तो 4 है। ठीक है, तो अव्रतमुखी स्वर कितने हैं? 4 होंगे। अगर हम बात करें अब व्रतमुखी स्वर की, तो जिसमें क्या हो हमारे होठ क्या है? व्रत बनाए। जिसमें क्या है? हमारे होठ व्रत बनाते हैं, उन्हें कहते हैं व्रतमुखी। और जिसमें हमारे होठ व्रत नहीं बनाएंगे, उसमें क्या है? हमारा वो होंगे अव्रतमुखी। जैसे कि हम बात करें व्रत, आप बोल के देखो ऊ में क्या होगा? आपके होठ जो है वो गोल आकृति में बन जाएंगे। फिर बड़ा ऊ
उसे ही बोलोगे ऊ, तो इसमें भी आपके होठ गोल आकृति में हो जाएंगे। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों, और औ, ठीक है, इन्हें बड़ा ओ और बड़ा ओ, छोटा ओ बड़ा ओ हम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इसमें क्या है, चारों आपके आ जाएंगे। अब बात करते हैं अव्रतमुखी। देखो इन्हें छोड़ के जो बचे वो हमारे सब क्या होंगे, अव्रतमुखी होंगे। चाहे आप ऐसा लगा सकते हैं, नहीं तो आप उच्चारण के आधार पर भी देख सकते हैं, मतलब बोलने के आधार पर भी देख सकते हैं। जैसे कि ए, देखो ए को आप बोलेंगे तो इसमें कोई भी आपका व्रत नहीं बनेगा। अब देखो ए आ, ठीक है, आ भी बोलोगे तो भी व्रत नहीं बनेगा। ई री ए, इसमें बोलोगे तो आपका कोई भी व्रत नहीं बनता है। तो इसलिए अव्रतमुखी होंगे कि इनमें कोई भी व्रत नहीं बनता। लेकिन इन्हें आप बोलेंगे तो आपको आसानी से पता लग जाएगा कि ये इसमें व्रत बनता है, इसलिए व्रतमुखी हैं। अगर हम बात करें अब आगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में हमारा बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा, अब बात करते हैं कंठीय। कंठीय स्वर कौन कौन से होते हैं, तो कंठीय स्वर हमारे होते हैं ए और ए। ये आ, छोटा आ और बड़ा आ क्या होते हैं, हमारे कंठीय स्वर होते हैं। अगर हम बात करें तालु, तालु कौन कौन से होते हैं, तो हमारी छोटी ई और बड़ी ई, ये दोनों क्या होते हैं, हमारे तालु स्वर होते हैं। और ओष्ठीय, ओष्ठीय मतलब कि जिन पे हमारे ओष्ठ काम करते हैं, तो कौन कौन से थे, ऊ, ये दोनों क्या होते हैं, हमारे ओष्ठ के आधार पर होते हैं। अगर हम बात करें कंठ और तालु, जिसमें क्या हो, कंठ और तालु दोनों मिल जाते हैं, कंठ और तालु दोनों मिल जाते हैं। तो आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि इस तरह से ये आपको मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये हमारे बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कंठ तालु का पता कर सकते हैं। जैसे कंठ अब तालु को दोनों को मिलकर क्या बन जाते हैं, तो ए और ओ बन जाते हैं। जैसे कि इसे और इसे मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, और इसे मिलाएंगे तो हमारा ये हमारा बन जाएगा। तो कंठ तालु के कौन कौन से होते हैं, कंठ तालु, इन्हें बोल के देखेंगे तो कंठ और तालु दोनों काम करेंगे, आए आ, ठीक है। इस तरह से आप बोलेंगे तो दोनों काम करते हैं। अब कंठ और ओष्ठ के आधार पर कौन कौन से होते हैं, तो ये होता है औ और औ, दोनों होते हैं हमारे किसके आधार पे, कंठ और ओष्ठ। अब देखेंगे कंठ इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा ये बनेगा, और इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाता है, स्वर, हमारा स्वर वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। स्वरों के प्रकार के बारे में हमने भी जाना था, और अब जानेंगे इस वीडियो में व्यंजन। देखो व्यंजन होते क्या हैं, व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से, जैसे कि आपने पढ़ा था कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, और स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, 13 होती है, आपने ये जाना था। तो जो हमारे 11 स्वर होते हैं, जैसे कि ए, तो इनकी सहायता से जो बोले जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। अब कैसे, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे का, तो देखो ये का व्यंजन तो है, लेकिन ये कैसे है, अब देखो सुनो, अगर हम तोड़ेंगे इसे तो ये टूटेगा हमारा कै प्लस ए। अब देखो अभी भी ये सही नहीं टूटा हुआ है, क्योंकि अगर इसके नीचे जब तक हलंत नहीं लगेगा जब तक ये संधि विच्छेद नहीं बैठता है। तो देखो अगर हम का को अगर डिवाइड करेंगे तो वो इस तरह से बढ़ जाएगा, कै आधा कै, इसे बोलते हैं हम आधा। जब ऐसे ये नीचे डंडा लग जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं। अगर ये लग जाता है तो समझ लो उसका अर्थ क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। तो ये बन क्या है, आधा है, और ये बन जाता है अब इसका संधि विच्छेद। इस तरह से आपको कैद को तोड़ेंगे तो ये ए के साथ टूट जाता है। इसी तरह से खा को भी तोड़ेंगे तो ये भी ऐसे ही टूट जाएगा, ख प्लस ए, ख, ठीक है। तो इस तरह से ये किस, देखो स्वरों की सहायता इन्हें जरूरत पड़ती है, स्वरों की सहायता से ही क्या बोले जाते हैं, व्यंजन बोले जाते हैं। और व्यंजन के बारे में आगे हम जानते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि स्वरों की सहायता से ही क्या वो है, व्यंजन हमारे बोले जाते हैं। अब बात करते हैं, अगर व्यंजनों की संख्या आपको कुल संख्या पता होनी चाहिए तो वो कितनी होती है, 38 हमारी होती है, क्योंकि 13 हमारे क्या हो जाते हैं, 13 हमारे हो जाते हैं स्वर, क्योंकि कुल स्वर ये हो जाते हैं, कुल व्यंजन ये हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 52 हमारे हो जाते हैं हिंदी वर्णमाला के अंदर अक्षर। अब बात करते हैं कि स्पर्शी स्वर कितने होते हैं, स्पर्शी स्वर व्यंजन कितने होते हैं, सॉरी स्वर नहीं, व्यंजन कितने होते हैं, तो वो 25 होते हैं। और इनके बारे में क्वेश्चन भी बन जाता है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो हमारी 25 होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये 25 कौन से होते हैं, इन्हें भी हम जानते हैं। ये 25 कौन से होते हैं, इन्हें भी हम जानते हैं। यहाँ ध्यान रखना कि
अगर हम बात करें स्पर्शी स्वर को हम क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 5 लाइनें इधर होती हैं, 5 लाइनें इधर हो जाती हैं, तो इस तरह से ये क्या करता है, एक वर्ग का काम करती हैं। ठीक है, तो इस तरह इसलिए हम क्या कहते हैं, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब देखो कैसे मैं तक क्या होते हैं हमारे जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, जिनकी संख्या क्या है 25 हमारी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कै खे गे घे णे चे छे जे झे ये टे ठे डे ढे णे ते थे दे धे ने पे फे बे भे में, ये सब क्या होते हैं, हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं, या वर्गीय व्यंजन भी हम कहते हैं। आगे हम बात करें तो इसमें देखो ये जो लाइन होती है जिसे हम कहते हो, इसे हम कचट तप से भी पहचान लेते हैं, कचट तप ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको याद करने हैं वर्गीय व्यंजन। देखो ये पहली वाली जो लाइन होती है ये होती है कंठीय। ठीक है, आपको इसे ट्रिक से कैसे याद लगना है, KTM दो। जैसे कि आप अपने डैडी से मांगते हो कि पापा जी KTM दो, तो KTM वाई का आपने देखी होगी, KTM दो। तो ये आपको ध्यान रखना है। K फॉर कंठ, पहले वाले जो होते हैं हमारे कंठीय होते हैं, सेकंड वाले हमारे क्या होते हैं, तालु होते हैं, और तीसरे वाले क्या होता है, तीसरा वर्ग हमारा क्या होता है, तो वो होता है हमारा मैं फॉर मूर्धा, मूर्धा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, D फॉर दंतीय और O फॉर ओष्ठीय। तो ठीक है, ये वाली लाइन क्या होती है, हमारी ओष्ठी होती है। इन्हें बोल के देखोगे तो सब में हमारे ओष्ठ का प्रयोग होगा, पे फे बे भे में। ठीक है, आप बोलोगे तो ओष्ठ का ही काम होगा, आपके होठों का ही काम इसमें होगा। अब आगे चलते हैं, देखो सुनो, ये जो लास्ट वाली जो हमारा ये वर्ग होता है लास्ट वाला, इसे हम क्या कहते हैं, पंचमाक्षर भी कहते हैं, या नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं। नासिक्य मतलब कि ये नाक से ही बोले जाएंगे, जैसे कि आप बोल रहे हो अणे अये अणे ने में, तो ये क्या होते हैं, नाक से ही बोले जाते हैं, मतलब कि नाक से आवाज़ आती है, तो इन्हें हम नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं, और पंचमा अक्षर भी हम इन्हें कहते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि पंचमा अक्षर हम कौन से वर्ग को कहते हैं, तो 5वें वर्ग को कहते हैं। ये इसमें से ये एक वर्ण दे देगा और पूछ लेगा निम्न में से पंचमा अक्षर कौन सा है, या नासिक्य व्यंजन कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये 5 होते हैं। आगे हम बात करें तो आता है अंतस्थ व्यंजन। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, और ये सबसे सिंपल है, आपको ध्यान भी रखना है। क्या होता है, ये होता है ये रे ले बे, ये रे ले बे क्या होते हैं, हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और अब सुनो, इसमें आपको ध्यान रखना है कि रे को हम क्या कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। इतनी बार ये क्वेश्चन बना है बहुत ज़्यादा, प्रकंपित, जब आप रे बोलोगे ना, रे रे, तो आपकी जीभ क्या है, एकदम से ही क्या है, कंपित, मतलब कि कंपन सा हो जाएगा, तो इन्हें प्रकंपित व्यंजन ही बोलते हैं, किसे, रे को। और इसे हम लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं। आपके अगर रे को बोलोगे तो रे ऐसा लगेगा जीभ घूम गई, मतलब नीचे की ओर घूम जाती है रे, तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं, इसे लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं आगे, ले को हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी गया है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है ले हमारा पार्श्विक व्यंजन है। अब ये देखो, ये और बे, ये और बे जो दोनों हैं वो हमारे अर्ध स्वर कहलाते हैं। तो बूझ लेगा कि किन व्यंजनों को अर्ध स्वर कहा जाता है, तो ये और बे को हमारा अर्ध स्वर कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। रे को हम प्रकंपित व लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, और पार्श्विक व्यंजन कहते हैं हम ले को। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, ले को कहते हैं, और ये और बे को हम जो है क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं आगे। आगे है हमारा ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये पहले क्रम से नहीं लिखे हुए हैं। देखो पहले नंबर पे क्या आता है, ये वाला से आता है, दूसरे नंबर पे हमारा ये वाला से आता है, और तीसरे नंबर पे ये वाला से आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको काउंटिंग लिख दी है, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, और तीसरे नंबर पे ये। तो आपको इसे ध्यान में रखना है, पहले तो ये समझेंगे। इसके बाद देखो ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते कितने हैं, 4 होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, 4 हमारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 बड़ा से, फिर इसके बाद जो आता है हमारा से षटकोण वाला से, इसके बाद हमारा आता है से सपेरा, ठीक है, और लास्ट में क्या होता है हमारा है होता है।
तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि से है, इनमें क्या होगा, देखना आपका एकदम से क्या है, अंदर से संघर्ष करती हुई क्या आएगी, आवाज़ आएगी। मतलब कि ऊष्मा के साथ क्या निकलेगी, आवाज़, आपके ध्वनि निकलेगी। जैसे अपने हाथ पर अपना मुंह के आगे हाथ रख के बोलो से, तो आप देखोगे बहुत सारी हवा क्या है बाहर आ जाती है और इन्हें बोलने के लिए बहुत ज़्यादा अंदर से पेट से आपके संघर्ष निकलेगा। तो इसी कहते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो इसमें से जैसे बोलोगे तो आपके अंदर तक की हवा निकल के आ जाएगी, तो इसे बोलते हैं से। ठीक है, से है, ये 4 होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। और जैसे कि छ, त्रय, गे, श्रय, तो ये क्या होते हैं, हमारे 4 होते हैं। अब ये किस किस से मिलकर बने होते हैं, तो इनका नीचे ये तोड़ लिख दिया है, इन्हें आप देख लेना है ना। तो इस तरह से ही बन जाता है कि इन दोनों को मिलकर क्या बनेगा, इन दोनों को मिलकर जय प्लस अइया को मिलकर क्या बनता है, ये इसका मतलब होता है आधा। ये नीचे जो हलन टाइप का लगा हुआ है इसे बोलते हैं हम आधा, इसका मतलब है ये आधा अक्षर है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अगर इसे भी हम तोड़ेंगे तो ये कै प्लस से प्लस ए, ठीक है, इस तरह से ये टूट जाएगा, है ना। तो इनके बाद में भी क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, रे, तो रे के बाद लग जाएगा ए, ठीक है। तो ये इसके नीचे हलंत लग जाएगा प्लस ए लग जाएगा। तो इस तरह से हम पूरा इन्हें तोड़ सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होता है, ये होता है। और इसको हम किस तरह से तोड़ते हैं, तो इस तरह से तोड़ते हैं, और गे को क्या तोड़ते हैं, इस तरह से तोड़ते हैं, है ना। तो इसका आपको ध्यान में भी रखना है। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4, तो आपको ये चारों ध्यान में रखने हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना भी है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या आपको इसमें से 3 दे देगा, एक पूछ लेगा, ठीक है, 3 दे देगा कि एक पूछेगा निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं उच्छिप्त व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, और इसमें आपको ध्यान रखना है इनकी संख्या कितनी होती है, तो 2 हमारी होती है, ढ और ए। जिनके पीछे क्या लगता है, जिनके नीचे क्या लग जाता है, बिंदा लग जाता है, तो वही क्या है हमारे, ये दोनों क्या है, इनकी हमारे उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन, किसी नाम से भी आ सकते हैं। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। अब आगे हम बात करेंगे किसकी, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन। एक तो थे संघर्षी, ठीक है, जिसमें हमने से तीनों से और है को पढ़ा था। अब है स्पर्श संघर्षी, जो स्पर्श करते हुए संघर्ष के साथ निकलेंगे, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। अब इसमें कौन सा होता है, जो च वर्ग होता है, जैसे आपने पढ़ा ना कचट तप, तो इसमें जो है च वर्ग जो होता है, जो आपने अभी पढ़ा था इस पर जो हमारे 25 व्यंजन थे, उसमें जो है च वर्ग वाले की बात करते हैं, च, छ, झ, झ, अई, ठीक है, च वर्ग, है ना। तो इसमें पूरा च वर्ग आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन हम कहते हैं। आगे हम चलते हैं, आगे द्वित्व व्यंजन या द्वित्व व्यंजन, ठीक है। तो जब कोई व्यंजन लगातार 2 बार आता है, जैसे कि एक बार पूरा एक बार आधा, एक बार पूरा एक बार आधा, जब ऐसे आता है तो उसमें क्या होता है, उसे हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन, ठीक है। द्वित्व व्यंजन जैसे कि बिल्ली, अब बिल्ली आपको कोई दे दिया कि बिल्ली आम खाती है, तो इसमें कौन सा व्यंजन है, तो द्वित्व व्यंजन है ना। तो इस तरह से शब्द दे देगा आपको कि इसमें जो है आपकी इसकी यही पहचान है कि इसमें लगातार 2 बार हमारे शब्द आते हैं, ये 2 बार व्यंजन आता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे कि अघोष और सघोष के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अघोष सघोष, पहले पढ़ते हैं सघोष, फिर पढ़ेंगे अघोष, है ना। तो सघोष क्या होता है, स्वर तंत्रिका कंपन करती हैं। जब स्वर तंत्रिका कंपन करती हैं उसे ही क्या क्या कहते हैं, हम अघोष कहते हैं। अब कैसे, इसको हम देखते हैं। जैसे कि आपको देखो कै, ख, घ, ओ, कै, ख, से, च, छ, से, और ये क्या होते हैं, सब क्या होते हैं हमारे, ये हो गया। अब जैसे कि हम पढ़ते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़े थे 25, वो आपने 25 पढ़े थे, तो उसका पहला दूसरा और प्लस हमारा सभी स्वर का मतलब है जो आपने सभी स्वर पढ़े थे वो, और प्लस सभी स्वर, इन्हें प्लस सभी स्वर हमारे क्या हो जाते हैं, देखो पहला और दूसरा वर्ग। अब देखो पहला दूसरा वर्ग कौन सा, ये आ गया हमारा कचट तप। दूसरा वर्ग क्या आ गया हमारा, ये आ गया, ठीक है। दूसरा वर्ग ये आ गया, है ना, और प्लस सभी स्वर, जो हमारे सभी स्वर होंगे वो आ गए बाकी, है ना। तो ये सभी क्या होते हैं हमारे
हमारे क्या होते हैं, तो ये होते हैं सैघोष। क्या होते हैं, सैघोष होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको क्वेश्चन बन गया कि सभी स्वर क्या होते हैं, तो सैघोष हमारे होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और प्लस ये तीनों से, प्लस के आगे तीनों से हमारे क्या होते हैं, सैघोष होते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब अघोष की बात करें, देखो इसमें कितने वर्ग आ गए, 2 वर्ग आ गए। तो देखो पहला और दूसरा, अब इन जो छोड़ के बाकी के जो वर्ग बचे, बाकी के जो वर्ग बचे वो हमारे क्या होते हैं, सैघोष, अघोष होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अघोष होते हैं। जैसे कि गे, जय, रे, बे, गजर दब, है ना। इसी तरह से घे, झे, रे, घे, में। ठीक है, यह हो गया आपका जिन्हें हम नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। यह आपने पढ़ा था कि इन्हें हम नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। और बाकी ये रह मतलब कि अंतस्थ व्यंजन, ये आपने पढ़ा था अभी पीछे कि ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। तो देखो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन हमारे सभी क्या होते हैं, अघोष होते हैं। इसमें स्वर तंत्रिका कंपन नहीं करती हैं। तो अघोष में स्वर तंत्रिका कंपन नहीं करती हैं, इसमें स्वर तंत्रिका कंपन करती हैं। ये कै, इसमें बोलोगे तो आपको देखो तुरंत पता लग जाएगा कि ये सैघोष है, अघोष है। गे, ठीक है, इसमें बिल्कुल साधारण तरीके से बोले जाते हैं ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे, आगे पढ़ते हैं हम अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प मतलब कि जिसमें कम ताकत लगती हो, महा मतलब कि जिसमें ज़्यादा प्राण निकलते हो। अल्प मतलब कि कम प्राण, जिसमें कम मतलब कि कम वायु निकलती हो, और जिसमें महा मतलब कि जिसमें ज़्यादा निकलती हो। तो जहाँ वायु कम निकलती है उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, और जहाँ वायु ज़्यादा निकलती है उसे कहते हैं हम महाप्राण। ठीक है, तो ये आपको समझ में इतना तो आ गया होगा। अब बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पढ़ते हैं, देखो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग और प्लस अंतस्थ व्यंजन हमारे क्या होते हैं, तो ये हमारे होते हैं अल्प प्राण। मतलब कि अल्प प्राण, इसमें कम हवा निकलती है। ये कै, चे, टे, ते, पे, गे, जे, डे, दे, बे। ठीक है, ठीक है। वो बाकी हमारे नासिक के व्यंजन आ गए, ये आपने पढ़ाई था, नासिक के व्यंजन कहते हैं। और बाकी अंतस्थ व्यंजन आ गए, ये रह। और देखो सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। प्लस क्या आ गया हमारा, सभी स्वर आ गया। ठीक है, सभी स्वर, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। तो सभी स्वर भी क्या होते हैं, हमारे अल्प प्राण होते हैं। अब बात करते हैं इधर हम महाप्राण की। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से आ गए, यहाँ पे 3 आ गए। तो बाकी जो हमारे 2 बचे वो क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं महाप्राण। महाप्राण प्लस बाकी संघर्षी व्यंजन। अब संघर्षी व्यंजन जो आपने पढ़े थे, संघर्षी व्यंजन, ठीक है, तो वो हो गए, जैसे कि आपने पढ़ा था 6, ठीक है, त्रय, फिर गे, ठीक है, ये आपने पढ़ा था, है ना, त्रय, तो ये आपने पढ़ा था ना। तो ये सभी क्या होते हैं, हमारे संघर्षी व्यंजन हमारे होते हैं। अब बाकी हमारा पहला और दूसरा हमारा क्या है वर्ग, तो वो देखो ये है। ठीक है, खे, छे, ठे, थे, फे, है ना। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। और प्लस क्या हो गए, हमारे संघर्षी व्यंजन हो गए, जो आपने पढ़े थे, छह क्षत्रिय, त्रय त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और अय्या, ये आपने पढ़े थे ना अभी, तो ये होते हैं ना। तो बाकी आपको ये ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं हम आगत स्वर। तो आगत स्वर कितने होते हैं, तो आगत स्वर की संख्या 1 होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगत स्वर कौन सा होता है, देखो जिसमें इस तरह का ऊपर क्या लगा हुआ होता है, ऊपर इस तरह का बिंदा लगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा डॉक्टर, डॉक्टर लिखते हैं ना, डॉक्टर के ऊपर इस तरह से बिंदा लगा देते हैं, चंद्र, है ना, तो इसे बोलते हैं डॉक्टर। तो इसका मतलब ये आगत जो है, इस तरह के जो बण है वो आगत है ना। तो आगत ऐसे आप लिखते हैं ओवर। तो ये कौन सी भाषा से लिया गया है, तो ये हमारा अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। तो आगत शब्द है, ये कौन सी भाषा से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ये हमारी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी इसे हिंदी में प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं आगत व्यंजन। देखो ये तो था आगत स्वर, अब पढ़ते हैं आगत व्यंजन क्या है। आगत व्यंजन होते हैं 5, जिसमें देख रहे हैं आप, इसमें से इस तरह के बिंदु लगा हुआ होता है नीचे भी बिंदु, इस तरह का बिंदु। ठीक है, जैसे कि लिखते हैं जफर, जफर लिखते हैं, जफर, जफर, तो यहाँ पे बिंदा लगा हुआ होता है जफर, है ना। तो इस तरह के ये क्या है, देखो ये आगत व्यंजन है, आगत व्यंजन, ये सब क्या है, आगत व्यंजन है, जो हमारे अरबी फारसी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, ये हमारे 5 क्या है, आगत व्यंजन हैं, जिन्हें अरबी फारसी भाषा से लिया गया है। ये उर्दू में अधिकतर प्रयोग होते हैं जब हम उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं शब्दकोश क्रम। देखो शब्दकोश क्रम कौन कौन से हैं, देखो
ये इस तरह से आ जाता है पहले, जिसमें एक बिंदा होता है, फिर दूसरा आता है चंद्र बिंदा होता है, फिर इसमें क्या होता है हमारा पीछे हलंत लगा हुआ होता है, और नंबर 4 में हमारा सिंपल लिखा हुआ होता है। तो ये क्या होते हैं हमारे शब्दकोश क्रम होते हैं। अब आगे बात करते हैं हमारा वर्ण विक्षेपण। ये हमारा व्यंजन का लास्ट टॉपिक आ जाता है, इसमें हम वर्ण विक्षेपण करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, जब क्या होता है व्यंजनों को बोला जाता है तो वो स्वरों की सहायता से बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर रविंद्र है तो रे, देखो रे आ गया आधा और इसके बाद ए आ गया, क्योंकि रे के साथ क्या है ए जुड़ा हुआ है। फिर बे आ गया, बे पे कौन सी की मात्रा छोटी ई, तो छोटी ई आ गया। बे बनेगा आधा, बाकी छोटी ई मात्रा है तो छोटी ई लिख दिया। फिर न, देखो न आधा है यहाँ पे तो इसके साथ अब ए नहीं लगेगा। अगर न पूरा होता तो फिर क्या कर देते, इसके साथ हम ए लगा देते और इसके नीचे हलंत लगा देते, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर न पहले से ही आधा है तो इसके साथ हलंत नहीं लगाएंगे। अब देखो बात करते हैं आगे, जैसे कि अब देखो आगे द है तो द लिख दिया और इसके साथ रे लगा हुआ है नीचे, देखो ये इस तरह का लगा हुआ है ना रे, तो रे लिख दिया और बाकी द तो पूरा है ना, तो द के साथ हमारा क्या आ जाएगा, तो द के साथ ए लग जाएगा। ये आपको हो गया इसका रविंद्र का संधि विच्छेद, मतलब कि वर्ण विक्षेपण हो गया। संधि विच्छेद नहीं, वर्ण विक्षेपण। आगे हम बात करते हैं कोड द्वार। देखो कै, और कै के साथ कौन सी मात्रा लगी हुई है, ओ की मात्रा लगी है तो ओ लिख दिया। फिर टे है तो टे लिख दिया। अब देखो टे यहाँ पूरा है तो टे के साथ ए तो होगा तो हमने ए लिख दिया। फिर द है तो द तो भाई पूरा है, इतना तो आपको ध्यान में रखना है। फिर बे आधा है तो आधा लिख दिया, ठीक है, आधा है बे तो आधा लिख दिया। इसके बाद अब देखो यहाँ पर कोड द्वार, देखो यहाँ पर आ का डंडा भी है, फिर ए हो गया तो ए और ए जुड़ के हमारा क्या बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाता है बड़ा आ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बड़ा आ हम लिख देंगे, ठीक है, बड़ा आम लिख देंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया बड़ा आ। इसके बाद रे है तो रे लिख दिया और रे के साथ क्या आगा, ए आ गया, हमारा ए लिख दिया। आगे हम बात करते हैं अर्जुन। अर्जुन देखो ए तो पहले याद, मतलब ये तो ए तो स्वर है तो स्वर ही लिख देंगे। इसके बाद अर, फिर ए रे की आवाज़ नहीं, आधा रे है तो आधा रे लिख दिया, इसके साथ ए लगाने की जरूरत है नहीं। अब देखो जय, जय लिख दिया। फिर ऊ है ऊ लिख दिया। फिर न है न लिख दिया और न के साथ क्या है हमारा ए आएगा, क्योंकि न का अगर संधि विच्छेद करेंगे मतलब वर्ण विक्षेपण करेंगे तो क्या आएगा, ए आ जाएगा। तो यही क्या हो गया हमारा, इसका वर्ण विक्षेपण हो गया। और आज की वीडियो में हमने व्यंजन को पूरी तरह कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है आपको ये व्यंजन जरूर समझ में आ गए होंगे। अगर आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो वर्णमाला के MCQ क्वेश्चन है उन्हें हम कंप्लीट कर जाएंगे इस वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाजवाब रहिए।